अब हम लोग बात करेंगे न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के इस चैप्टर में रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स आर्क एंड रिफ्लेक्स एक्शन। तो हमें समझना है रिफ्लेक्स एक्शन को और उसके इंपॉर्टेंस को। तो रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है और उसको कराने के लिए किस तरीके का आर्क बनता है, उसके बारे में अब हमें चर्चा करनी है। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसका इंपॉर्टेंस। एक्शन में हमारे बॉडी में दो तरीके से रिस्पॉन्स की ज़रूरत पड़ती है। एक रिस्पॉन्स जिसमें हमें सोच समझ करके अपने आप को अपने दिमाग में किसी बात को सोचना पड़ता है, फिर जा करके हम कोई रिस्पॉन्स दे पाते हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, तो आप सोचेंगे कि ये बात सर को बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए, फिर आप डिप्लोमेटिक आंसर देंगे। लेकिन अगर मैं आपको एक थप्पड़ लगाने के लिए अपना हाथ आगे करूं, तुरंत आप क्विक रिस्पॉन्स क्या होगा, आप अपना चेहरा पीछे कर लेंगे। होता है ना, ऐसा ही होता है। तो इसमें यही सिस्टम होता है जिसमें एक पार्ट ऐसा है जिसमें रिस्पॉन्स को बहुत सोच समझ करके देना होता है, जिसके लिए ब्रेन की जरूरत पड़ती है, उसमें तमाम तरीके की कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है डिप्लोमेटिक आंसर देने के लिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्विक रिस्पॉन्स की जरूरत होती है और वो हमारे सर्वाइवल के लिए भी जरूरी होता है। जैसे अगर आपके सामने कोई नॉक्सियस स्टिमुलाई आया तो तुरंत हमें रिस्पॉन्स करना है, इसके लिए ब्रेन की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि फास्ट रिस्पॉन्सेस के लिए, रिफ्लेक्स एक्शन के लिए रिफ्लेक्स आर्क की जरूरत पड़ती है। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके बारे में हमें बात करना है। तो चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं कैसे ये आर्क बनेगा। ये एक आर्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आप यहां पर देख रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये एमबीबीएस में आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ही ज्यादा डिटेल में पढ़ना है, इसलिए अगर कोई टीचर इससे ज्यादा एक्स्ट्रा अगर बोल रहे हो तो आपको उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि आपको आगे पढ़ना है, आपको अपना समय बचाना है। जूलॉजी से बचा करके केमिस्ट्री और दूसरे फिजिक्स के टॉपिक्स पर भी आपको समय देने हैं। तो मैं उतनी ही बात बताऊंगा और ये सफिशिएंट है एक फंडामेंटल नॉलेज के लिए। बाकी बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं, उसके बारे में आपको अभी नहीं जानना है। तो यहां पर रिसेप्टर्स होते हैं, जहां अगर कोई भी स्टिमुलाई यहां पर दिया गया, सपोज दैट यहां पर मैं नी जर्क एक्सपेरिमेंट को, जिसको एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, उस एक्सपेरिमेंट को करके मैं देखना चाहता हूं कि रिफ्लेक्स एक्शन कितना फास्ट होता है, कितना क्विक रिस्पॉन्स होता है। एक बात याद रखिएगा, एज ए डॉक्टर जब आप रिफ्लेक्स एक्शन के रिस्पॉन्स को देख करके कई बार आप चेक करने की कोशिश करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड सही अभी है, इंटैक्ट है या नहीं है, वो प्रॉपर फंक्शन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसकी जानकारी के लिए इस तरीके के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और आपको भी करना है। तो यहां पर आप देखेंगे पटेला पर, पटेलर टेंडन को क्या किया जाता है, यहां पर जब उसको चोट पहुंचाई जाती है किसी हैमर की मदद से, तो यहां पर ये स्ट्रेच होता है, खिंचाव होता है। आप देखेंगे ये खिंचाव जब होगा तो उसकी वजह से यहां पर जब दबाव पड़ता है तो ये खींचते हैं और इसकी वजह से रिसेप्टर्स एक्साइट होते हैं। यहां जो मसल्स पर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो एक्साइटेड होते हैं। यहां कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर किस शेप के होंगे उसको भी आप एमबीबीएस में ही पढ़ेंगे, अभी ज्यादा घबराना नहीं है। यहां पर रिसेप्टर्स होते हैं और वैसे ही रिसेप्टर्स होते हैं जैसे हर बॉडी के हर सेल पर होता है, हर ऑर्गन पर होता है, वैसा ही यहां रिसेप्टर होता है। वो रिसेप्टर एक्साइट होता है, उसको पता चलता है, तो वो उसकी मदद से अफरेंट न्यूरॉन्स एक्साइट होते हैं, यानी सिग्नल अफरेंट न्यूरॉन्स को भेजा जाता है। इस आर्क का दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक सिग्नल का भेजना और दूसरा सिग्नल का वापस लौटना। तो प्लीज यहां पर आप देखें तो आप देखेंगे कि रिसेप्टर्स जो ही एक्साइट होते हैं उनकी वजह से यहां से इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस शुरू होते हैं और ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से नर्वस सिग्नल आगे बढ़ता है वैसे ये आगे बढ़ना शुरू होता है अफरेंट पाथवे के द्वारा। ये अफरेंट पाथवे बनाने के लिए खास न्यूरॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसका साइटोन डॉर्सल रूट गैंग्लियन में पाया जाता है। आप यहां पर समझें, ये जो रिस्पॉन्स वहां से लेकर के आया जा रहा है, ये लेकर के आ रहे हैं, इस रिस्पॉन्स के लिए बहुत ही विशेष न्यूरॉन होती हैं जिसके कलेक्शन को डॉर्सल रूट गैंग्लियन कहा जाता है। मैंने आपको अगर नहीं जानकारी हो तो मैं आपको बता दूं, एक फंडामेंटल बात होती है कि अगर सेंट्रल, जैसे जब कई बार कई सारे न्यूरॉन्स
ये न्यूरॉन्स में मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, ये है आपका सेल बॉडी जिसको हम सोमा कहते हैं या साइटॉन कहते हैं, और ये होता है एक्सॉन। बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम बना रहा हूं मैं यहां पर। अगर इसके कलेक्शन को एक साथ जब देखने की कोशिश करता हूं, तो अगर ये कलेक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो इसका नाम अलग होगा, और अगर ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है तो इसका नाम अलग होता है। क्या नाम होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस तरीके से जो सेल बॉडी या जिसको साइटॉन कहते हैं या सोमा कहते हैं, सेल बॉडी के इस कलेक्शन को गैंग्लिया कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना चाहिए, ये गैंग्लिया कहलाता है। और जबकि यही कलेक्शन अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कहीं, यानी पेरिफेरी में कहीं अगर इस तरीके के कलेक्शन हैं, सॉरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूक्लियाई कहेंगे, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा तो इसको गैंग्लिया कहते हैं। गैंग्लिया इसलिए कहा गया क्योंकि ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में था। यहां पर जो हम डॉर्सल रूट गैंग्लिया कह रहे हैं वो इसी वजह से कह रहे हैं। डॉर्सल रूट गैंग्लिया कहने के पीछे यही बात है कि यहां बहुत सारे सेल बॉडी का कलेक्शन है, समझ गए आप। जबकि ऐसा ही कलेक्शन हमारे ब्रेन के सीएनएस में होता, इस तरीके का कलेक्शन, तो उसको न्यूक्लियाई कहा जाता है। आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, आप इसमें घबराइएगा नहीं। न्यूक्लियाई कैसा होता होगा, कहाँ होता होगा? जब ब्रेन के इस तरीके से जब कट सेक्शन को जब देखा जाता है, मान लीजिए यहाँ चेहरा है, ठीक है, तो ब्रेन में बहुत सारे जगहों पर इस तरीके से सेल बॉडी के कलेक्शंस होते हैं जिनको न्यूक्लियाई कहा जाता है। अभी बस आप एक आइडिया बना लें कि ये सेल बॉडी का कलेक्शन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होगा तो इसको न्यूक्लियाई कहते हैं, और यहां पर जब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होता है तो इसको गैंग्लिया कहते हैं। समझ में आ गई बात? और जब इसके एक्सॉन के कलेक्शन की बात करते हैं, इसके एक्सॉन के कलेक्शन की बात करते हैं, तो अगर ये सीएनएस में है तो इसको ट्रैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैक्स। आप पाथवे नाम वही है, लेकिन अगर आप देखेंगे कलेक्शन जो एक्सॉन का है, अगर ये सीएनएस में है तो इसको ट्रैक्स कहते हैं, और अगर ये पीएनएस में है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है, तो इसको हम फाइबर्स कहते हैं, नर्व फाइबर्स कहते हैं, सिंपली हम नर्व फाइबर्स कहते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे नर्व्स इसको सीधे तौर पे कह दिया जाता है, जबकि यहां पर आप देखेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस तरीके का कोई कलेक्शन होता है तो उसको ट्रैक्स कहा जाता है। जैसे आप नाम आगे पढ़ेंगे ऑप्टिक ट्रैक, ठीक है, ऑप्टिक ट्रैक के बारे में आप पढ़ेंगे, जबकि वहीं पर आप थोड़ा इसको जूम करके यहीं पर आप फोकस रखिएगा इसको, तो यहां पर आप देखेंगे जब ये ऑप्टिक ट्रैक जो बनते हैं वो सीएनएस में बनते हैं, और पीएनएस में इसी तरीके के एक्सॉन्स के कलेक्शन को नर्व्स कहते हैं, यानी ऑप्टिक नर्व कहते हैं। इस तरीके का नाम अभी आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ये एक बेसिक फंडामेंटल जानकारी है जो थोड़ी सी पता होनी चाहिए। तो यहां पर क्या हुआ, मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये डॉर्सल रूट, यहां पर जिसको आप देख रहे हैं, ये जो डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, ये बेसिकली है क्या, यहां पर एक नहीं बल्कि बहुत सारे न्यूरॉन्स के सेल बॉडी का यहां पर कलेक्शन है, और यहां पर जो न्यूरॉन पाई जाती है वो खास किस्म की न्यूरॉन होती है। आमतौर पर आप न्यूरॉन्स के डिवीजन के बारे में पढ़े होंगे, प्लीज यहां पर आप फोकस करें। आमतौर पर हम न्यूरॉन्स के डिवीजन के बारे में पढ़े हैं, बाइपोलर है ना, बाइपोलर हमने पढ़ रखा है, और मल्टीपोलर हमने बताया। मल्टीपोलर हमारे बॉडी में बहुत मैक्सिमम जो न्यूरॉन्स होते हैं मल्टीपोलर ही होते हैं। इस तरीके से उनके डेंड्राइट्स होते हैं और एक एक्सॉन होता है, बाद में सिनेप्टिक बल्ब्स होते हैं। तो मल्टीपोलर है ये, है ना। और बाइपोलर में क्या होता है, एक सिंगल डेंड्राइट्स होगा और एक सिंगल एक्सॉन्स होंगे। यहाँ पे डेंड्राइट्स कई सारे हैं, एक्सॉन सिंगल है, इस तरीके की बात कही जाती है। इसी में एक एग्जाम्पल बनता है स्यूडो यूनिपोलर, ठीक है, स्यूडो यूनिपोलर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ हमें डॉर्सल रूट गैंग्लियन में देखने को मिलता है। ये डॉर्सल रूट गैंग्लियन का जो न्यूरॉन है, यानी इसमें इस डॉर्सल रूट गैंग्लियन से एसोसिएटेड जो न्यूरॉन्स हैं वो बेसिकली सूडो यूनिपोलर होती हैं। ये दिखने में तो लगती हैं कि बाइपोलर जैसी, ठीक है, ऐसा लग रहा है ना कि एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है और बीच में सेल बॉडी है, समझ पा रहे हैं आप? ऐसा लगता है सेल बॉडी यहां है और फाइबर इधर भी है इधर भी है। आप यहां पर देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा, ठीक है। आप यहां पर प्लीज जूम करें, आप देखें तो लगता है इधर भी फाइबर है इधर भी फाइबर है, लेकिन इस फाइबर की खास बात यह है कि ये भी एक्सॉन है और ये भी एक्सॉन है, समझ रहे हैं आप? तो बाइपोलर नहीं है, ये स्यूडो यूनिपोलर है, इसको समझें आप। ये एक्सॉन की ही दो ब्रांचेस हैं, एक इधर एक्सॉन है और वही एक्सॉन आगे भी जा रहा है। तो इसीलिए डॉर्सल रूट गैंग्लियन में जो न्यूरॉन्स पाए जाते हैं वो स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं।
और इनके एक्सॉन की दो ब्रांचेस होती हैं, इनके एक्सॉन्स की दो ब्रांचेस होती हैं। इनके एक्सॉन की एक ब्रांच इधर से आ रही है और एक ब्रांच इधर से आ रही है। ये एक मैंने बेसिक फंडामेंटल्स आपको बताया, जिसमें मैंने आपको गैंग्लियन के बारे में समझाने की कोशिश किया, इसके स्टीरियो यूनिपोलर होने के बारे में बताया, इसमें न्यूरॉन्स के, इसमें एक्सॉन के दो ब्रांचेस होते हैं उसके बारे में बताया। लेकिन ये तो एक हो गया डीप स्टडी, लेकिन काम जो हमारा रिफ्लेक्स आर्क का है वो कैसे काम करेगा? वो रिसेप्टर से सिग्नल लेगा और ये अफरेंट पाथवे के द्वारा आगे बढ़ेगा और ये जाकर के स्पाइनल कॉर्ड में अल्टीमेटली टर्मिनेट करेगा। तो यहां पर देख रहे हैं ये भी एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये भी एक्सॉन है और ये भी एक्सॉन है, ठीक है। तो ये इसकी दो ब्रांचेस हैं, इसके जो सेल बॉडी से एसोसिएटेड दो ब्रांचेस हैं एक्सॉन की। अब ये एक्सॉन जाकर के खुल रही हैं, कहां पर खुल रहा है? स्पाइनल कॉर्ड में। जब ये स्पाइनल कॉर्ड में खुलता है तो आप जानते हैं ना कि एक्सॉन आगे चल करके कई सारे अपने क्या देता है, आप जानते हैं ना, सिनेप्टिक नॉब्स बनाता है। तो यहां पर देखिए ये दो सिनेप्टिक नॉब्स बनाता है, ठीक है, दो सिनेप्टिक नॉब्स बनाता है। इसमें आगे इसका कनेक्शन जो होता है, एक तो डायरेक्ट इफेक्टर न्यूरॉन्स के लिए होता है। आप यहां पर देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी ने फिगर तो दे दिया, समझाया नहीं है। तो यहां पर इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, इसमें एक आप देखेंगे कि एक इधर से एक नर्व सेल्स को लेकर के इंफॉर्मेशन यानी मोटर सप्लाई के लिए काम करेगा और दूसरा एक इंटर न्यूरॉन्स की मदद से सिग्नल के लिए मोटर रिस्पांस पैदा करेगा। समझ पा रहे हैं आप? एक डायरेक्ट है, देखिए ये ब्लू कलर से जिसको मैं दिखा रहा हूं, और दूसरा यहां पर आप देखेंगे एक है इंटर न्यूरॉन्स की मदद से मोटर सप्लाई के लिए। तो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ गई, वहां पर इफेक्टर के बाद ये अफरेंट न्यूरॉन्स ने यहां पर आकर के अपना सिग्नल दे दिया। अब यहां से मोटर रिस्पांस या इफरेंट न्यूरॉन्स का सिग्नल जाना है। इसमें एक इफरेंट न्यूरॉन डायरेक्टली है और एक के बीच में एक इंटर न्यूरॉन की जरूरत पड़ी है। ये जरूरत क्यों पड़ी है, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। आपको ये एक्सपेरिमेंट जो हम आपको बता रहे हैं ये नीजर का है, और आपको पता होगा आप लोगों में बहुत सारे लोग खेलने वाले होंगे, आप लोग या तो 11th-12th में होंगे या फिर पास आउट हो गए होंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा जिम में जाते हैं तो कहते हैं ना हमारी हैमस्ट्रिंग मसल जो है में खिंचाव आ गया है, सुना होगा आप लोगों ने। जो लोग खेल में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं वो लोग इस तरीके के टर्म्स बोलते रहते हैं। हैमस्ट्रिंग मसल का मतलब क्या? ये जो पीछे की मसल्स होती हैं इनको हैमस्ट्रिंग मसल्स कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव की जो बात कही जाती है, तो मैं उसी हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में अभी बता रहा हूं। हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं और ये है क्वाड्रिसेप्स मसल्स, ठीक है। और यहां पर आप देख रहे हैं पटेलर टेंडन्स पे चोट किया गया है, समझ रहे हैं। तो यहां पर जो फिगर जो बनाया गया है आप समझ लें, मेरी ही एक्सरे कर दी गई है। यहां पर पटेला पर चोट किया, पटेलर टेंडन पे चोट की गई है और जिसकी वजह से ये पैर आगे की ओर बढ़ता है, ठीक है। आप एज ए डॉक्टर ये रिस्पांस देखेंगे तो यहां पर पटेला पर जब चोट किया जाता है तो ये अपने आप आगे बढ़ता है। इसके लिए दो मसल्स यहां पर काम कर रही हैं। एक तो आप देख रहे हैं यहां पर देखेंगे ये जब आगे की ओर जाता है, इसको आगे ले जाने के लिए इस रिस्पांस में जब यहां चोट किया जाता है तो इसको आगे ले जाने के लिए इसमें खिंचाव होना जरूरी है। इसमें खिंचाव होना यानी यहां जो अंदर बोन है इसके ऊपर की जो मसल्स हैं उसमें खिंचाव होना जरूरी है और इसका रिलैक्स रहना जरूरी है। अगर ये भी खिंच गया तो ये एक्शन तेजी से नहीं हो सकता है और ये पिलर लाइक एक्शन हो जाएगा, एक्शन ही नहीं पॉसिबल है। इसलिए इसका रिलैक्स होना और इसका कॉन्ट्रैक्ट करना जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है ये एगोनिस्ट एक्शन है और ये एंटागोनिस्ट ये मसल्स हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये क्या है? एंटागोनिस्ट मसल्स हैं और ये क्या है? एगोनिस्ट मसल्स हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट मसल्स हैं। समझ पा रहे हैं आप? ये एक को एगोनिस्ट तो दूसरा एंटागोनिस्ट। तो यहां पर आपको समझना है कि जो ऊपर की मसल्स हैं यहां पर देख रहे हैं आप, इसी को मैं यहां पर समझा रहा था। ये है क्वाड्रिसेप्स मसल्स और ये पीछे पिछले हिस्से में हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं, ठीक है। तो अब यहां पर करना यह है कि इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है। समझ पा रहे हैं? इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है ताकि अल्टीमेटली रिस्पॉन्स कुछ ऐसा पैदा हो कि ये आगे की ओर चला जाए, ठीक है। यही रिस्पॉन्स होता है और यही नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। इसमें होगा क्या? ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये आगे की ओर बढ़ जाएगा। समझ गया? इस एक्शन के लिए इसको काम करना है लेकिन इसको रिलैक्स रहना है। अगर ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर गया तो एज ए मेडिकल स्टूडेंट आप पढ़ेंगे कि फिर एक्शन पॉसिबल ही नहीं है और ये पिलर लाइक हो जाएगा। मींस कई बार आप देखेंगे ऐसे केसेस भी आपको देखने को मिलेगा जिसमें पैर मुड़ ही नहीं पाता, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एक्शन नहीं हो पाते हैं। लोग जब चलते हैं तो एकदम पिलर लाइक
पैर हो जाते हैं। एज ए डॉक्टर आपको देखने को मिलेगा कि जो वो इंसान कभी अपने घुटनों को मोड़ नहीं सकता, वो एकदम पिलर बन जाता है। वो जब चलेंगे तो ऐसे ऐसे करके चलते हैं, वो ऐसे ऐसे चलते हैं। तो उसमें होता क्या है, दोनों मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। समझ पा रहे हैं? अगर दोनों मसल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर गई तो हम सीधे नहीं चल सकते। हमारे लिए इस एक्शन के लिए जरूरी है कि एक में अगर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो दूसरा उस समय रिलैक्स बना रहे। यहां पर वही बात इस इमेज में भी जरूरी है। यहां पर आप देखें, इस इमेज में भी वही बात जरूरी है। यहां इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है और इसको रिलैक्स रहना है, यानी इसमें एक्साइटेटरी सिग्नल भेजने हैं, इसमें इस मसल्स में एक्साइटेटरी सिग्नल भेजने हैं, जबकि इसमें रिलैक्स होने का सिग्नल भेजना है। यानी एक ही इंफॉर्मेशन के लिए दो अलग अलग आंसर भेजने हैं। तो कैसे होगा ये? यहां पर आप देखेंगे, सिग्नल जब यहां से पहुंचता है तो इसमें जो एगोनिस्ट मसल है जिसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसके लिए एक्साइटमेंट का सिग्नल भेजा जाता है। यानी यहां पर ये जो न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन इसको एक्साइट करता है। यहां पर क्या करता है, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। क्या करेगा? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगा। न्यूरो टी मैंने लिख दिया, यानी न्यूरोट्रांसमीटर, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। आप थोड़ा यहां जूम करके रखिएगा। तो होता क्या है, जब इधर से जो ही सिग्नल आया, उसने इसको एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज करता है, तुरंत ये एक्साइट होता है और जा करके जो अब इसका पाथवे आप देखें यहां पर, ये जब एक्साइट होगा तो क्या करेगा, इसको कॉन्ट्रैक्ट करा देगा। ठीक, अब हमें देखना है ये कैसे रिलैक्स रहेगा उस घटना के दौरान। ये कैसे रिलैक्स रहेगा, अब हमें इसे देखना है। इस काम के लिए आप देखेंगे कि जब ये सिग्नल लेकर के आता है तो वो यहां पर जब पहुंचता है तो यहां पर ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज करता है। क्या रिलीज करेगा? एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज करेगा। ठीक है, यहां से जब सिग्नल आया तो उसने एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर ही रिलीज करता है। तो अब आप कहेंगे यहां भी एक्साइटमेंट हो रहा है, यहां भी एक्साइटमेंट हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि इसके एक्साइटमेंट से तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर मैं यहां पर ऐसे कैसे कह दिया कि यहां पर एक्साइटमेंट की वजह से वो रिलैक्स हो जाएगी ये सिग्नल? तो एक्चुअल में यहां पर आप थोड़ा फोकस करिए। ये एक्चुअली क्या है, एक्साइटेटरी जब न्यूरोट्रांसमीटर यहां से रिलीज होता है तो ये इस इंटर न्यूरॉन को एक्साइट करता है। ये एक्साइट हुआ, ये जो इंटर न्यूरॉन है ये एक्साइट हुआ, और जब ये इंटर न्यूरॉन एक्साइट होता है, आप समझिए यहां एक्साइट हुआ तो बीच में कोई मीडिएटर नहीं था, लेकिन यहां एक मीडिएटर है। जब ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जब यहां से रिलीज होते हैं तो ये इंटर न्यूरॉन को एक्साइट करते हैं, और जब कभी भी इंटर न्यूरॉन एक्साइट होता है तो यहां पर ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है। कितनी शानदार, कितनी ब्यूटी है एक नेचर की। आप देखेंगे कि यहां एक्साइटेटरी सिग्नल आया, ये एक्साइट हुआ, इसके एक्साइटमेंट के बाद यहां पर जब जो ही ये इंटर न्यूरॉन एक्साइट हुआ, तुरंत यहां इनहिबिटरी सिग्नल देगा। आपको इस तरीके के सिग्नल बड़े नए लग रहे होंगे, लेकिन एज ए मेडिकल स्टूडेंट आपको बहुत सारे मामलों में, बहुत सारे पाथवे में ये पढ़ने को मिलेगा। तो ये एक्साइट हो गया, और सर ये इनहिबिट हो गए। जो ही ये इंटर न्यूरॉन एक्साइट हुआ, इसने इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज किए, जिसकी वजह से इसका सिग्नल इनहिबिट कर दिया जाएगा। अब ये सिग्नल इनहिबिट हो जाएगा तो ये उस समय रिलैक्स बना रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे ये लेग्स जो है ऊपर की ओर खींचते हैं। तो ये होता है रिफ्लेक्स आर्क का एक्शन। इसमें ये इमेज मैंने इसलिए समझाया क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन तो किया है, लेकिन इस पूरे चीजों को एक साथ उसने ढंग से दिखाया नहीं है। तो मैंने उसको तरीके से दिखा दिया, आपको कितना समझना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया, और ये इमेज और इस पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी क्यूरियोसिटीज थी जो कि आपके मन में रही होंगी, तो उसको भी मैंने एक फंडामेंटल लेवल पे क्लियर कराने की कोशिश किया है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, इमेज बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, और आर्क के बारे में भी पूछ सकता है। बहुत एडवांस कभी जब मेरिट बनाने वाला क्वेश्चन हो तो ये आर्क भी बोल सकता है कि यहाँ इंटर न्यूरॉन क्यों जरूरी थे। ठीक है, ये भी सवाल बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन का ओरिएंटेशन बस इतना ही रहेगा।